बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ऐसी औरत जो दिन के उजाले में हर वक्त जाए नमाज पर बैठी नज़र आए, रात के अंधेरे में किसी ऐसे भयानक और तड़पा देने वाले खेल का हिस्सा हो सकती है जिसे सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठे। बाहर की दुनिया के लिए वो एक नहायत नेक, रहमदिल और यतीम बच्चों को सहारा देने वाली खातून थी, मगर इस बंद दरवाजे के पीछे छुपा सच इतना होलनाक था कि मेरी अकल दंग रह गई। मेरा नाम फरवा है और आज मैं आपको अपने ससुराल की वो सच्ची और लर्जा खेज कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी और मुझे ये सिखाया कि हर मुस्कुराहट के पीछे इंसानियत नहीं छुपी होती। रात होते ही मेरी सास 16 साल की जवान लड़कियों को अपने कमरे में बुलाती और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती। रात को सास के कमरे से नाबालिग लड़कियों की चीखने की आवाज़ें आती थीं। सास का राज जानने के लिए एक रात मैं इनके कमरे में छुप गई। फिर मेरी सास ने जो किया वो आप कोई भी सोच नहीं सकेगा। कभी कभी सबसे ज़्यादा नेक और भली नज़र आने वाले लोग अंदर से सबसे ज़्यादा भयानक राज छुपा रहे होते हैं। रात के अंधेरे में जो चीखें सुनाई देती हैं, इनकी हकीकत दिन की रोशनी में जानना आसान नहीं होता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास एक ऐसा खेल खेल रही है जिससे मेरी रूह कांप उठेगी। मेरा नाम फरवा है, मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और अब्बू टैक्सी चलाते थे। मेरी एक छोटी बहन थी जो कि स्कूल में पढ़ती थी। हमारा घर भले ही गरीब था लेकिन हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे, और क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने मुझे बचपन में ही अपने बेटों के लिए टोक दिया था। लेकिन मेरे अब्बू चाहते थे कि मेरी शादी एक अमीर घर में हो जहां मैं रानी बनकर रहूं, और एक दिन पड़ोस में मेरे लिए एक बहुत अच्छे ख़ानदान का रिश्ता लेकर आई। लेकिन जब मेरे अब्बू ने लड़के के ख़ानदान की छानबीन की तो ये पता नहीं चल पाया कि इन लोगों का कारोबार क्या है। फिर एक दिन वो लोग मुझे देखने के लिए हमारे घर पर आए और मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद कर लिया और रस्म के तौर पर सोने की अंगूठी पहनाकर मेरे हाथ में 5,000 रख दिए। मेरी माँ और अब्बू जी इस रिश्ते से सभी लोग बहुत खुश थे, और मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने अमीर होने के बावजूद हम जैसे गरीबों के साथ अपना रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते थे। खैर, अगले 1 महीने में ही मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ऐसी शादी का हर लड़की का ख्वाब होता है, और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। मेरी शादी की पहली रात थी और मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझे समझाने लगी। इनकी बातों से तो लग रहा था कि वो एक बहुत अच्छी औरत है, और फिर मैं सोचने लगी कि मैं अपने ससुराल के बारे में गलत सोच रही थी। शायद इन लोगों को पैसों का कोई लालच नहीं, सिर्फ अच्छी बहू ही चाहिए थी। मेरी सास दूध का गिलास फल कमरे में रख कर चली गई। थोड़ी ही देर में मेरे शौहर अमजद कमरे में आए और आकर मेरे पास बैठ गए। मेरा घूंघट उठाया, मेरा चेहरा देखकर मेरी तारीफ़ करने लगे, और अमजद ने मुझे वो सब कुछ दिया जो हर बीवी चाहती है। हमारी शादी को अभी 10 दिन ही गुजरे थे कि मुझे पता चला अमजद बाहर किसी मुल्क में काम करते हैं और उन्होंने शादी के लिए छुट्टियां ली थीं, लेकिन अब इन्हें वापस जाना था। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूमने लगा, और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। मैं अपने शौहर के साथ जाने की ज़िद करने लगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि अभी वो अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे अपने पास बुला लेंगे। अमजद की ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अगली सुबह सवेरे शौहर दुबई चले गए और अब घर में मैं और मेरी सास ही रहते थे। मेरी सास बहुत सीधी सादी औरत थी।
हमेशा जाए नमाज पर बैठी रहती। मैं हमेशा यही सोचती कि मुझे बहुत अच्छी सास मिली है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अमजद को गए हुए 3 साल हो गए। मेरे शोहर बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई बच्चा नहीं था। मेरा कमरा मेरी सास के कमरे से थोड़ी ही दूरी पर था। एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाज़ें आती। मुझे तो अपने दिमाग की हालत पर शक होने लगा था कि मैं ही तो पागल नहीं होती जा रही। आधी रात को मुझे सास के कमरे से लड़कियों की चीखों की आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता इनके साथ ज्यादती हो रही हो, कोई इनके साथ गलत काम कर रहा हो। लेकिन जब मैं वहां जाकर देखती तो वो लड़कियां सुकून से सो रही होती। एक दिन चीखों की आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जब कंबल हटाया तो बिस्तर पर खून था। तभी खून की कुछ बूंदें मेरे हाथ पर गिरीं। कांपते हुए जब छत की तरफ मैंने देखा तो मेरी रूह फना होने लगी। छत पर तो वो लड़कियां खाने की तैयारी में बड़ी थीं। जब सास 3 लड़कियों के साथ घर के अंदर घुसी तो मुझे देखकर मुझसे कहने लगी कि फरवा, ये लड़कियां आज हमारे साथ खाना खाएंगी, तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बना लो। सास की यह बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और पूछने लगी कि आखिर ये लड़कियां हैं कौन। आज से पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा था। वो मासूम लड़कियां 9 से 10 साल के बीच की उम्र की थीं। सास इन लड़कियों को सीने से लगाकर प्यार करते हुए बोली कि ये यतीम लड़कियां हैं, बेचारी भूखी हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ घर ले आई हूँ। तुम इनके लिए आज अच्छा सा खाना बनाओ, ये आज पेट भर कर खाना खाएंगी। पता नहीं बेचारी कब से भूखी हैं। सास की ये लफ्ज़ सुनकर मेरे दिल में इन लड़कियों के लिए हमदर्दी जागी। मेरे दिल में इस पल सास के लिए इज्जत और बढ़ गई। वो एक अच्छी औरत थी और हर किसी के साथ भलाई करती थी। मैं किचन में चली गई और जल्दी से इन लड़कियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। खाने से कुछ देर पहले सब कुछ निपटा कर हम बैठ के, वो लड़कियां न जाने कितने दिनों से भूखी थी। वो इतना तेज़ तेज़ खाना खा रही थी कि नवाले इनके मुंह से बाहर गिर रहे थे। मैंने इन्हें अपने करीब बैठा दिया और चेहरे साफ करते हुए खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। बिन माँ बाप के बच्चे कितनी तकलीफ़ से पलते हैं। पता नहीं कब की भूखी थी, देखने में बहुत मासूम और डरी सहमी सी लग रही थी। मैंने सास से कहा, इन लड़कियों का घर कहाँ है, क्या इनको लेने के लिए कोई आएगा? मेरे सवाल पर सास सोच में पड़ गई और फिर बोली, क्या हो गया है बहू, बेचारी यतीम लड़कियां हैं, अगर 2 घड़ी हमारे घर में रुक जाएंगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या पता इनकी दुआ लग जाए और तुम्हारी गोद भी जल्दी भर जाए। मैंने सास की बात सुनकर ठंडी आह भरी। सास के अल्फाज सुनकर मैं बेबस होकर रह गई थी, मगर इनके आखिरी लफ्ज़ मुझे एक बार फिर से मेरी कमी का एहसास दिला चुके थे। मेरी शादी को 3 साल गुजर चुके थे, मगर अभी तक अल्लाह ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया था। मेरी सास के कमरे से बाहर निकली तो मेरी नज़रें इन लड़कियों पर पड़ी। इनकी मासूमियत का तो ये आलम था कि छोटी लड़कियां ज़मीन पर ही लेट कर सो चुकी थीं। इस महीने गर्मी बहुत ज़्यादा ही थी। पूरा दिन सूरज की तेज़ धूप से सेहन तपता रहता। इस वक्त ही कुछ ठंडी हवा चली थी। सेहन का फर्श अभी तक तप रहा था, मगर वो लड़कियां न जाने कितनी थकी हुई थी जो बेखबर सो रही थी। इन्हें यूं ज़मीन पर लेटा हुआ देखकर मेरे दिल को कुछ कुछ होने लगा था। मैं फ़ौरन इनके करीब गई और इन्हें जगाकर अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाने लगी। तभी सास ने मुझे कहा कि इन लड़कियों को मेरे कमरे में सुला दो, सुकून से सोई रहेंगी। सास के कहने पर मैंने इन बच्चियों को सास के कमरे में सुला दिया और ख़ुद किचन में चली गई। अभी काम निपटा कर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरे शौहर बाहर दूसरे मुल्क में रहते थे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। मैं फ़ौरन अपनी आंखें खोल दी। रोने की आवाज़ तभी बंद हो गई थी
मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन दोबारा रोने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ लगातार ही आ रही थी और बढ़ती चली जा रही थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। हमारे घर में तो कोई बच्चा मौजूद ही नहीं था और मेरी सास के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता था। मेरा शौहर पिछले 3 महीने से बाहर गया हुआ था। एक पल के लिए मुझे खौफ आने लगा। वो रोने की आवाज़ें लगातार ही बढ़ती चली जा रही थी। अगले ही पल मेरे दिमाग में हलचल सी मच गई थी। कहीं वो लड़कियां तो नहीं? ये सवाल आना था कि मैं फ़ौरन अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। ऐसा क्या हो गया इन लड़कियों को जो इतना सिसक सिसक कर रो रही थी? सास भी तो इनके करीब ही थी, फिर वो इन्हें चुप क्यों नहीं करवा रही थी? मैं फ़ौरन सास के कमरे में गई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर खौफनाक था। कमरे में ना तो कोई शोर था, ना ही वो लड़कियां रो रही थी। वो तीनों तो सास के बिस्तर पर आराम से सो रही थी, जबकि सास दुआ मांग रही थी। सास मुझे देखकर कहने लगी, बहू ठीक तो हो? इस वक्त तक जाग रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? सास के सवाल के मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं इस बात को टालते हुए बोली कि बस लड़कियों को एक नज़र देखने के लिए आई थी। इतना कहने के बाद मैं वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे ये बात बहुत सता रही थी कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। इसी पल मुझे बहुत ज़्यादा डर सा महसूस हो रहा था। मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा सुबह उठकर अपनी सास से पूछूंगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये राज क्या है। सुबह का वक्त होने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं दोबारा डर गई। आखिर इस वक्त कौन हो सकता है? जब मैं देखने जाने लगी तो सास ने मुझे रोक दिया और ख़ुद दरवाज़ा खोलने लगी। सामने फटे पुराने कपड़ों में एक फ़कीर खड़ा था। फिर मेरी सास को देखकर वो फ़कीर हाथ जोड़कर कुछ कहने लगा और फिर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी लड़कियों को पेट भर कर खाना खिलाया। अल्लाह आपका बहुत भला करे। ऐसे ही हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहें। सास इन लड़कियों को इसके साथ भेजने लगी। इसी वक्त मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़कियां तो कल रात तक यतीम थीं। सुबह होते ही बाप कहां से आ गया और मेरी सास का इन लड़कियों से क्या लेना देना। दूसरी बात कि वो बच्चियां काली चादर लपेट कर निकली थी और इनके चेहरे पर दर्दनाक तकलीफ थी, जैसे इनकी रात बेहद तकलीफ में गुजरी हो। मेरी सास ने मुझे किचन में जाने को कहा और मैं चुपचाप किचन में चली गई। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के सारे काम निपटा लिया करती थी। आज भी मैं सफाई के लिए जब सास के कमरे में जाने लगी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज सफाई मैं खुद ही कर लूँगी, तुम कुछ और काम कर लो। वो दिन भी बाकी के दिनों की तरह गुजर गए। मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो लड़कियां डरी हुई थी, लेकिन मैं अपनी सास पर भी तो शक नहीं कर सकती थी क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी और मैं भी एक गरीब घर की बेटी थी जिसे मेरी सास ने देखते ही पसंद कर लिया था और ये कहा था कि मैं इस बच्ची को सहारा दूंगी। सास बाज़ार से खुद ही सामान लेकर आती थी। आज जब वो घर लौटी तो इनके साथ 2-3 लड़कियां और थीं। एक की नाक से खून बह रहा था। सास ने मुझसे कहा, फरवा इस लड़की को चोट लगी है, बेचारी यतीम लड़की है, इसकी ज़रा मरहम पट्टी कर दो। मैंने इसकी मरहम पट्टी की और इस लड़की को बेड पर लेटा दिया। सास ने आज फिर से मुझे खाना बनाने को कहा और मैंने खाना बनाया और इन लड़कियों को खाना खिलाया। मैंने गौर किया वो लड़कियां काफ़ी चुपचाप सी थीं। मुझे हैरानी भी हुई कि भला कैसे इनकी माएँ मेरी सास के साथ इन्हें भेज देती हैं। आज खाना ज़्यादा बन गया था। आज मेरा भी इन लड़कियों के साथ बैठकर खाना खाने का दिल किया। मैं खाना खाने ही लगी थी, तभी अचानक सास ने गुस्से से मेरे हाथ से प्लेट छीन ली और फिर झटक कर बोली, तुम्हें तमीज़ नहीं है बहू, तुम यतीम बच्चों का खाना खाओगी? ये खाना सिर्फ़ और सिर्फ इन लड़कियों के लिए ही बनवाया गया है। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और किचन में चली गई। किचन से निकली तो देखा लड़कियां नींद से बेहाल थीं।
सास इनको अपने कमरे में ले जाने लगी और इन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया और कहने लगी, देखना फरवा, ऊपर वाला मुझे इस सब्र का फल ज़रूर देगा, जल्द ही तुम्हारी गोद भी भर जाएगी। इसके बाद मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मुझे कमरे में आए हुए अभी 1 घंटा ही हुआ था और तभी इन लड़कियों के चीखने चलाने की आवाज़ें आने लगीं। वो ऐसे चीख रही थी जैसे किसी ने इन्हें बहुत तकलीफ़ दी हो। मैं इसी वक्त बैठ गई और आवाज़ें लगातार सास के कमरे से आ रही थी। मैं भागकर कमरे में गई तो दरवाज़ा बंद था। मैं दरवाजे को पीटने लगी। एक तो आज सास की तबीयत भी ख़राब थी। मुझे लगा कि कहीं इन्हें तो कुछ नहीं हो गया। जब दरवाज़ा खोला तो सास दवाइयाँ लेती हुई खड़ी थी। मुझे देखकर हैरानी से कहने लगी, बहू क्या हुआ है, क्यों दरवाज़ा पीट रही हो, क्या सुबह हो गई है, लड़कियां जाग जाएंगी। मैंने सास को कहा कि मुझे लड़कियों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे सवाल को उन्होंने नज़रअंदाज किया और कहा कि बहू लड़कियां तो गहरी नींद में सो रही हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया और मैं वापस अपने कमरे में चली आई। मुझे फिर वही आवाज़ें आने लगी, लेकिन जब मैं कमरे में जाती तो वो आवाज़ें आना बंद ही हो जाती। क्या ये मेरा वहम था? कुछ तो था जो मुझसे छुपा हुआ था। इसी सोच में मैंने सारी रात ऐसे ही गुजार दी। दोबारा से जब सुबह का वक्त हुआ तो वो फ़कीर फिर दरवाजे पर आया था। सास ने इन लड़कियों को उठाया और इस फ़कीर के साथ भेजने लगी। आज एक बात मैंने गौर की कि ये लड़कियां भी डरी सहमी सी थी। न जाने वो लड़कियां किस चीज़ से डरी हुई थी। वो फ़कीर इनको ले जा चुका था। इसके बाद सास अपने कमरे में चली गई थी। ये तो रोज़ का मामूल बन चुका था कि सास लड़कियों को लेकर आती और कहती, ये लड़कियां और इनके लिए पकाया गया खाना ना तो वो खुद खाती और ना ही मुझे खाने देती। रोज़ इसी तरह की आवाज़ें आती, लेकिन जब मैं कमरे में जाकर देखती, कंबल हटाती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लड़कियां तो सुकून से सो रही थी। खाने में मेरी सास एक नशीली दवाई मिलाती थी। रोज़ रोज़ की इन चीज़ों ने मुझे पागल कर दिया था। एक रात मैंने फैसला किया कि मैं जानकर रहूँगी कि सास इन लड़कियों के साथ क्या करती है, लेकिन मैं ये पहले भी जानने की कोशिश कर चुकी थी। मुझे कुछ पता नहीं चल पाया था कि लड़कियां क्यों चीखती रहती हैं और मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। आज भी सास लड़कियों को लेकर आई। कमरे से इसी तरह चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं इसी वक्त दरवाजे से लग कर खड़ी हो गई। आखिर ये मामला है क्या? मेरी सास कमरे से बाहर निकली तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और कमरे में दाखिल हो गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पूरे कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर जो मैंने देखा वो बहुत दर्दनाक था। एक बच्ची पंखे से लटकी हुई थी। इसका जिस्म ठंडा पड़ चुका था। मैं हैरान रह गई। बाकी तो लड़कियां कोने में डरी सहमी हुई बैठी थी। ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। तभी मेरी सास कमरे में दाखिल हुई। वो मुझे देखकर घबराते हुए कहने लगी कि बहू, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर इस लड़की की माँ का है। ये बच्ची अपनी माँ से तंग आ गई थी और मुझे बता रही थी इसकी सौतेली माँ इसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करा रही थी। आज अगर ये अपनी जान नहीं देती तो इसकी शादी इससे हो चुकी होती। इस बच्ची ने इस जुल्म से बचने की खातिर अपनी जान गंवा दी। मेरी सास बहुत रो रही थी। इस वक्त मुझे इनके आंसू झूठे लग रहे थे। सास ने अपने मोबाइल से किसी को फ़ोन किया। तभी वो फ़कीर घर के बाहर आ गया। इसी वक्त मैंने इन लड़कियों से सच पूछा। जो कुछ भी इन लड़कियों ने मुझे बताया, इसे सुनकर मेरी रूह तड़प गई। मैं खामोशी से सारा सच सुनती रही और अपने फ़ोन में इसे रिकॉर्ड कर लिया। वो फ़कीर इसे मुर्दा बच्ची और दोनों को अपने साथ ले जा रहे थे। इसी वक्त घर के बाहर पुलिस आ गई। मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सास ये देखकर हक्का बक्का रह गई। सास इधर उधर घूमने लगी। तभी पुलिस ने इन लड़कियों और इन फ़कीर को पकड़ लिया था। सास ने भागना शुरू किया, लेकिन पुलिस ने इन्हें भी पकड़ लिया। इसे देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि यह वही औरत है
जो इतनी नेक बनती थी। आखिर में पुलिस मेरे पास आई और शर्मिंदा अंदाज में मुझसे कहने लगी, मुझे खुशी है कि तुमने एक बहुत बड़े गैंग को पकड़वाया है और इस बात का अफसोस भी कि तुम इस औरत की बहू बनी। मैं अभी तक सदमे में थी। मेरी सास अभी भी मुझे धमकियां दे रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सास का एक रिश्ता एक ऐसे गैंग से था जो लड़कियों को किडनैप करके इनके हाथ पैर तोड़कर इनसे भीख मंगवाते थे। सास जब भी बाजार जाती तो अपने साथ लड़कियों को पकड़ कर ले आती और खाने में नींद की दवा मिला देती, जिससे कि वो सो जाती थीं। वो इन लड़कियों को मारती और धमकाती थी कि इन्हें कैसे भीख मांगनी है। सुबह के वक्त आने वाला फ़कीर भी इसी खेल का हिस्सा था। वो लड़कियों को अपने साथ ले जाता, किसी की आंख फोड़ देता तो किसी का हाथ काट देता तो किसी की टांग काट देता था, जिससे वो मोहताज बन जाए और इन्हें ज़्यादा भीख मिले। आज रात भी जब मेरी सास फ़ोन पर बात कर रही थी तो एक लड़की ने सुन लिया था कि किस तरह वो फ़कीर इनके साथ मारपीट करने वाला है। इसने पंखे से लटक कर जान देना ही बेहतर समझा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी ही सास है जो ये खेल भी खेल सकती है। आज भी जब रात को आँख लगती है तो वो चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। अब मुझे यकीन हो गया है कि इंसान की असल शक्ल नकाब के पीछे छुपी रहती है और जब वो नकाब उतरता है तो सब कुछ टूट जाता है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये थी कि मैं इस औरत की बहू बनी जिसका चेहरा नेक और दिल दरिंदा था। ये वाक़या आज भी मेरे वजूद को हिला देता है और मुझे याद दिलाता है कि हर मुस्कुराहट के पीछे इंसानियत नहीं छुपी।